आज बच्चों हम लोग पिछले टर्म पे डिस्कस किए थे, हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे याद होगा। मैंने एलिमेंट्री कैनाल की नॉर्मल बातें डिस्कस की थी, मैंने आपको माउथ के बारे में बताया था, फिर मैंने ईसोफेगस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, फिर उसके बाद स्टमक के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के मैंने कहा था 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर मैंने थोड़ा सा ड्यूडेनम के बारे में डिस्कस किया था कि ड्यूडेनम में हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जुड़ी रहती है, उसके बाद ड्यूडेनम के बाद जेजुनम और जेजुनम के बाद इलियम, उसके बाद मैंने सीकम, कोलन और रेक्टम की कुछ बातें की थी। देखो सीकम में क्या होता है, देखो ये मैं आपको नॉर्मल क्रैश बैच की तरह पढ़ा रहा हूँ, फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी सुनते चलना है। नीट का एग्जाम नजदीक है, 1 अगस्त को एग्जाम है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ जितने फास्ट रिवीजन हो सके आप लोगों का उतने फास्ट हो जाए। तो जो जो पॉइंट बाकी आप एनसीईआरटी से पूरा देख के चलेंगे, जब आप एनसीईआरटी से प्रॉपर तरीके से ध्यान दे के चलेंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि आपकी हर चीज तैयार हो जाएगी। तो मैंने अभी तक क्या बोला, अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें पढ़नी है हम लोगों को। जैसे मैंने आपको क्या बोला, सीकम, सीकम हम लोगों में फंक्शनल नहीं होता, मतलब कि फूड को केवल एक पैसेज की तरह काम करता है। कोलोन को सेकंड किडनी ऑफ द बॉडी बोलते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, कोलोन को सेकंड किडनी ऑफ द, ये पानी को बचाने में हेल्प करती है, हैवी मेटल्स को रिमूव कराती है। उसके बाद सीकम, कोलन के बाद रेक्टम, रेक्टम में फीकल मैटर स्टोरेज होता है, और उसके बाद क्या है, एनएस के द्वारा बॉडी से बाहर पास होता है। तो ये तो मैंने नॉर्मल बात की थी। आज हम लोग डाइजेशन की फिजियोलॉजी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की बात करेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जैसे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अगर हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को देखते हैं तो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में अगर हम लोग देखें तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें टोटल 4 लेयर होती है। अगर हम लोग देखें ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो गई तो इसमें बाहर से अंदर की तरफ टोटल कितनी लेयर होंगी, अगर हम लोग देखें तो टोटल 4 लेयर हो जाएंगी। सबसे बाहर जो होती है उसका नाम होता है सिरोसा। क्या नाम होता है, सबसे बाहर जो लेयर होती है उसको सिरोसा बोलते हैं। सिरोसा के बाद जो दूसरी लेयर होती है उसको बोलते हैं मस्कुलर लेयर। क्या बोलेंगे, दूसरी जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मस्कुलर लेयर। उसके बाद जो तीसरी लेयर होती है उसको बोलते हैं सब म्यूकोसा। क्या टर्म यूज करते हैं, सब म्यूकोसा टर्म यूज करते हैं। उसके बाद जो लेयर होती है उसको बोलते हैं म्यूकोसा। क्या बोलेंगे, चौथी जो लेयर होती है उसका नाम होता है म्यूकोसा। ओके, तो 4 जो मैंने लेयर बोली, सिरोसा, मस्कुलर लेयर, दूसरी कौन सी बोली, मस्कुलर लेयर, तीसरी बोली सब म्यूकोसा और चौथी क्या बोली, तो मैंने बोला हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें टोटल कितनी होती है, 4 लेयर होती हैं। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, सिरोसा सबसे बाहर होती, म्यूकोसा सबसे अंदर होती। जो मस्कुलर लेयर होती है ये खुद में 2 होती हैं, एक होती एलएमएल और एक होती है सीएमएल। एलएमएल मतलब लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, सीएमएल बोले तो सर्कुलर मसल लेयर। तो हमें ये याद होना चाहिए, एक सीक्वेंस याद होना, हो सकता है पीएमटी में इस टाइप का भी सीक्वेंस बन जाए, सिरोसा के बाद मस्कुलर लेयर ना लिखे, एलएमएल लिखे, सीएमएल लिखे, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद म्यूकोसा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एलएमएल और सीएमएल में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो सी फॉर कट करना हो, कट करोगे, जैसे आप डॉक्टर बन गए तो आपको कोई मान लीजिए स्किन में इन्फेक्शन है, अंदर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को आपको खत्म निकालना है, तो आप क्या करोगे, स्किन को कट करोगे, तो सी फॉर कट करना, कट करते हो तो आप अंदर जाते हो। तो इससे आपको याद रहेगा सीएमएल लेयर कहाँ होती है, अंदर होती है, और एलएमएल लेयर क्या होती है, बाहर होती है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें स्टमक के केस में एक लेयर और होती है जिसको बोलते हैं हम लोग ओएमएल। क्या बोलते हैं, ओएमएल बोले तो ऑब्लिक मसल लेयर। ये केवल कहां पे देखी गई है, स्टमक रीजन में। कहां पे देखी गई है, स्टमक रीजन में। तो ये आपको सीक्वेंस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहली लेयर सिरोसा होती है। हाँ, अगर हम लोग देखें ईसोफेगस रीजन में, कहां पे, ईसोफेगस रीजन में सिरोसा एब्सेंट होती है। सिरोसा की जगह एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंसिया। क्या बोलते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे सिरोसा की जगह नेक रीजन, ईसोफेगस रीजन में कौन सी लेयर होती है, ट्यूनिका एडवेंसिया, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर होती है ट्यूनिका एडवेंसिया। ऐसी का दूसरा नाम होता है एडवेंसिया एक्सटर्ना। क्या नाम होता है, एडवेंसिया एक्सटर्ना। ओके, तो आपको ये पॉइंट भी याद होना चाहिए, एक्सटर्ना, एडवेंसिया एक्सटर्ना, ध्यान देना है। मैंने क्या बोला, पूरी एलिमेंट्री कैनाल की जो सबसे बाहर की लेयर है वो सिरोसा है, परंतु ईसोफेगस रीजन में इसी का नाम क्या है, ट्यूनिका एडवेंसिया, एडवेंसिया एक्सटर्ना। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा मस्कुलर लेयर में 2 लेयर होती है, एलएमएल और सीएमएल।
स्टमक में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसका नाम क्या होता है ओएमएल। उसके बाद है सब म्यूकोसा लेयर। यहाँ पे क्या होता है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा सबसे अंदर की है, मोस्टली ग्लैंड्स वगैरह यहीं पे होती है, डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करती है। यहाँ सब म्यूकोसा जो लेयर होती है यहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व का जाल पाया जाता है। केवल एक ग्लैंड पाई जाती है जो ब्रूनस ग्लैंड, जो आपकी ड्यूडेनम रीजन में देखी गई है। कहाँ पे देखी गई, सब म्यूकोसा के ड्यूडेनम। मेनली ग्लैंड कहाँ होती है, म्यूकोसा में होती है, मगर सब म्यूकोसा में ड्यूडेनम रीजन में देखी गई है। म्यूकोस को सिक्रीट करने वाली ब्रूनस ग्लैंड पाई जाती है। तो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग इतना ही जानेंगे। क्वेश्चन कहाँ क्या क्या बनता है, पहला मैंने बोला एक तो सीक्वेंस पे क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन इन बातों पे, जैसे मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर लेयर क्या मूवमेंट कराएगी, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कराती है, ये बात हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात है। मेन पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेशन की फिजियोलॉजी। इसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। डाइजेशन की फिजियोलॉजी बहुत ही सिंपल है। किस तरीके, इसमें बच्चों को हार्मोन और एंजाइम की बहुत ज्यादा समस्या होती है, कौन सा हार्मोन काम करेगा, कौन सा एंजाइम काम करेगा। तो अगर हम लोग देखें फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, कहाँ पे क्या चीज होती है, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है कहाँ पे किस तरीके से हो रही है, इस पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं माउथ की, देखो क्वेश्चन क्या क्या बनता है। सबसे पहले माउथ की बात करते हैं, माउथ में क्या क्या क्वेश्चन बनता है। आपने खाना खाया तो खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, हर चीज ले रहे हैं आप। अब माउथ में डाइजेशन जो होता है वो होता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का। किसका डाइजेशन होता है, 30 to 40% स्टार्च का डाइजेशन होता है। यहाँ पे जो होता है स्टार्च टूट जाता है आपका माल्टोज में। किसमें टूटता है, स्टार्च टूट जाता है माल्टोज में। किसमें टूटेगा बेटा, स्टार्च जो होता है वो माल्टोज में ब्रेक हो जाता है। यहाँ माउथ का जो पीएच होता है वो होता है 6.8। कितना पीएच होता है यहाँ पे, 6.8। तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है टाइलिन। क्या नाम होगा, एंजाइम का नाम होता है टाइलिन, या इसी का दूसरा नाम होगा सैलिवरी एमाइलेज। क्या नाम होगा, सैलिवरी एमाइलेज। ओके, तो माउथ में अगर हम लोग डाइजेशन की बात करते हैं तो माउथ में डाइजेशन किसका होता है, स्टार्च का होता है। यहाँ पे पीएच होता है 6.8 और यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या होता है, टाइलिन होता है। तो माउथ में ध्यान देना, देखो 3-4 क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। पहली तो बात मैं कहता हूं कि क्वेश्चन पूछा जाए मुंह में सैलाइवा का सिक्रीशन कितना होता है पर डे, 1.5 लीटर। कितना होता है, 1.5 लीटर होगा। यहाँ पे पीएच कितना होता है, 6.8 होता है, स्लाइटली एसिडिक होगा। इसके बाद यहाँ पे जो एंजाइम है टाइलिन। एक बात मैं बताऊं, बच्चे बहुत ज्यादा एंजाइम को लेकर डरते हैं कि कहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, इससे बहुत आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप ऐसे याद रख सकते हो, कभी भी नाम में एमाइलेज जुड़ा हो, ध्यान देना, कभी भी नाम में एमाइलेज जुड़ा है इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराएगा। क्या कराएगा, अगर नाम में एमाइलेज जुड़ा है तो वो किसका डाइजेशन कराएगा, कार्बोहाइड्रेट का। जैसे मैंने कहा सैलिवरी एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट का। मैंने कहा पैंक्रियाटिक एमाइलेज, अब ध्यान देना नाम से मैंने क्या कहा, सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी मतलब सैलाइवा मुंह से रिलेटेड है, सैलिवरी एमाइलेज किसका कराएगा, कार्बोहाइड्रेट का कराएगा। मैंने कहा पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज से क्या लगता है कि पैंक्रियाज का है, तो ये किसका कराएगा, ये सिंपल सी बात है, ये आपका किसका डाइजेशन कराएगा, एमाइलेज है तो कार्बोहाइड्रेट का कराएगा। एंजाइम कहाँ का है, तो पैंक्रियाटिक जूस का एंजाइम है। उसके बाद इंटेस्टाइनल एमाइलेज हो तो इंटेस्टाइनल एमाइलेज किसका कराएगा, कार्बोहाइड्रेट का। ऐसे ही अगर मैं कहूं, मैंने क्या कहा, अगर नाम में एमाइलेज जुड़ा है तो वो किसका डाइजेशन कराएगा, कार्बोहाइड्रेट का कराएगा। दूसरी बात आती है, अगर एंजाइम की स्पेलिंग पी से शुरू हो रही, किससे शुरू हो रही, एंजाइम की स्पेलिंग अगर पी से शुरू हो रही है, या दूसरी बात मैंने क्या बोला, दूसरी बात ये, पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, एंजाइम की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, पी से, या एंजाइम में सिन जुड़ा है, इसका मतलब वो किसका डाइजेशन कराएगा, प्रोटीन का। जैसे मैं बात करूं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, तो ये तीनों किसका डाइजेशन कराते हैं, प्रोटीन का। पेप्सिन ये स्टमक का होता है, ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस का होता है, इरेप्सिन इंटेस्टाइनल जूस का होता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। दूसरी बात क्या आती है, दूसरा मैं अगर देखूं आपसे कहूं, दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या आती है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जैसे मैंने कहा पी से, स्पेलिंग पी से शुरू हो तो प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, पेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज, मोनोपेप्टिडेज, मतलब नाम में पी जुड़ा हुआ तो वो भी किसका डाइजेशन कराएगा, प्रोटीन का कराएगा। ठीक है, तीसरा आता है एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लिपिड। अगर नाम में लाइपेज जुड़ा हुआ, अगर नाम में क्या जुड़ा हुआ है, एंजाइम के नाम में लाइपेज जुड़ा हुआ है तो वो किसका डाइजेशन कराएगा, वो लिपिड या फैट का डाइजेशन कराएगा। वो किसका कराएगा, लिपिड या फैट का। जैसे कहा जाए
गैस्ट्रिक लाइपेज, सिंपल सी बात है, गैस्ट्रिक लाइपेज किसका कराएगा? आपका लिपिड का कराएगा। पैंक्रियाटिक लाइपेज लिपिड का कराएगा, फैट का कराएगा। इंटेस्टाइनल लाइपेज, इससे आपको एंजाइम बहुत आसानी से याद हो जाए। अब हार्मोन हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो पहले हमने माउथ में डाइजेशन की बात की, माउथ में डाइजेशन होगा तो माउथ का क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? माउथ का पीएच कितना होता है? 6.8 होता है। यहाँ पे एंजाइम कौन काम करेगा? एंजाइम आपका टाइलिन ऐसे, और यहाँ पे किसका डाइजेशन होता है? स्टार्च का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है 30 to 40%। एनसीईआरटी 30% बोल रही, तो हमें ये बात याद। अब खाना क्या है? मुंह से पहुंचेगा आपका गर्दन में अगर हम लोग देखें नेक रीजन में डाइजेशन ईसोफेगस में नहीं होता है, तो ईसोफेगस के बाद खाना कहाँ पे पहुंचेगा? तो खाना पहुंचेगा स्टमक में। कहाँ पे खाना पहुंचेगा? स्टमक में। अगर हम लोग स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक में देखा जाए डाइजेशन किस चीज का होगा, कैसे हम लोग सोचेंगे? सिंपल सी बात है, खाना गया, बहुत सिंपल तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। खाना जैसे स्टमक में पहुंचेगा तो स्टमक में खाना पहुंच के, अब अंदर की लेयर कौन सी थी? म्यूकोसा लेयर थी। खाना म्यूकोसा लेयर के टच में जाएगा। सबसे बाहर बेटा सिरोसा लेयर थी, अभी मैंने 4 लेयर बताई थी ना, सिरोसा, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा। म्यूकोसा सबसे अंदर की लेयर थी। म्यूकोसा लेयर के टच में जैसे ही खाना जाएगा, म्यूकोसा लेयर क्या करेगी? सिंपल सी बात है, जो म्यूकोसा लेयर है वो डाइजेशन किस तरीके से कराएगी इसके बारे में जाने। म्यूकोसा लेयर के टच में गया, खाना बोलेगा जाके मेरा डाइजेशन कराइए, मुंह में तो केवल कार्बोहाइड्रेट का हुआ। तो सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट का जितना भी हुआ तो अब दिमाग किस पे लगेगा कि प्रोटीन का और फैट का कराया जाए। तो प्रोटीन और फैट का डाइजेशन कैसे कराया जाएगा? ध्यान देना, हमें कैसे याद रखना, मुंह में किसका हो गया? कार्बोहाइड्रेट का। तो अब नंबर किसका है? प्रोटीन और फैट। तो कभी भी स्टमक में खाना पहुंचे, देखो स्टमक में खाना पहुंचा तो वहां की म्यूकोसा लेयर तुरंत क्या करेगी? वहां की म्यूकोसा लेयर किसका हार्मोन का सिक्रीशन कराएगी? गैस्ट्रिक हार्मोन का। म्यूकोसा ऑफ स्टमक क्या करेगी? ध्यान देना, जैसे ही खाना म्यूकोसा लेयर के टच में गया, म्यूकोसा ऑफ स्टमक क्या करेगा? सिक्रीट कराएगा गैस्ट्रिक हार्मोन को। किसका कराएगा? गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रीशन कराएगा। और गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास जाएगा। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से किसका? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करा देगा। किसका सिक्रीशन करा देगा? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करा देगा। तो बहुत आसान चीज हो गई, बहुत ही आसान चीज समझ में आई आपको। मतलब गैस्ट्रिक टर्म सुनो तो आपको स्टमक की याद आनी चाहिए, चाहे वो गैस्ट्रिक हार्मोन हो, चाहे वो गैस्ट्रिक ग्लैंड हो, चाहे वो गैस्ट्रिक जूस हो। तो कहाँ का जूस? अब गैस्ट्रिक जूस है तो सिंपल सी बात है, यहाँ का जो पीएच होता है गैस्ट्रिक जूस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का जो पीएच होता है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ का पीएच होता है वो आपका कितना होता है? यहाँ का पीएच इक्वल टू होता है 1.8। हाईली एसिडिक होता है। क्या होता है? हाईली एसिडिक होता है। पीएच कितना होता है? 1.8। तो अब यहाँ पे जो एंजाइम होंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक तो एंजाइम होता है पेप्सिन। कौन सा होता है? पेप्सिन। तो दूसरा होता है रेनिन। कौन सा होता है? रेनिन होता है। और तीसरा होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। कौन सा होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। तो आपको एंजाइम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। कौन कौन सा हो गया? एक पेप्सिन हो गया, दूसरा रेनिन हो गया, तीसरा गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया। तो पेप्सिन मैंने कहा किसका डाइजेशन कराएगा? प्रोटीन। ये एक्चुअली प्रोपेप्सिन फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। देखो किसी भी एंजाइम में जन शब्द जुड़ा हो या प्रो शब्द जुड़ा हो वो इनएक्टिव फॉर्म को बताता है। मतलब पेप्सिन पहले प्रोपेप्सिन फॉर्म में होता है या पेप्सिनोजन फॉर्म में होता है, बाद में पेप्सिन में बदल जाता है एचसीएल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? एचसीएल की प्रेजेंस में पेप्सिन में बदल जाता है। दूसरा मैंने बोला रेनिन। रेनिन क्या होता है? प्रो रेनिन फॉर्म में होता है, फिर ये रेनिन में बदल जाता है। क्लियर है? तो ये हम एचसीएल की प्रेजेंस। गैस्ट्रिक लाइपेज किसका कराएगा? फैट का कराएगा। तो आपको याद हो गया मुंह में किसका डाइजेशन हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का। स्टमक में जाके मेनली किसका हो गया? देखा जाए तो प्रोटीन का होता है। एक्चुअली गैस्ट्रिक लाइपेज, ये देखो आपको फैट के बारे में मालूम हो, फैट बिना एमल्सिफिकेशन के डाइजेस्ट नहीं होता है, मगर स्टमक में देखा गया जो गैस्ट्रिक लाइपेज है बटर फैट का डाइजेशन कराता है, ऐसा देखा गया। तो स्टमक में डाइजेशन हो गया। इसके बाद अगर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, आगे अगर बढ़े तो हम लोग इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे। इंटेस्टाइन में अगर हम लोग देखें ड्यूडेनम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ड्यूडेनम की बात करेंगे। तो आपको एक बात मालूम होगा, शायद मैंने ड्यूडेनम में जोड़ा था हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट को। आप यार एक बात बताओ, मुंह में डाइजेशन किसका हो गया? कार्बोहाइड्रेट का हो गया। स्टमक में किसका हो गया? प्रोटीन का हो गया, थोड़ा बहुत बटर फैट का हो गया। अब क्या हुआ? खाना पहुंचा इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। अब खाना वहां पे फिर म्यूकोसा लेयर के टच में जाएगा और बोलेगा कि मेरा डाइजेशन कराइए। ठीक है ना? तो बेटा अच्छे से ध्यान देना, मैं एक केवल अब लिखूंगा नहीं, हर एक हार्मोन के बारे में जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा कहाँ पे कौन सा काम करेगा, बस समझते चलना है। तो मैंने बोला खाना कहाँ पे पहुंचा? खाना आपके ड्यूडेनम में जैसे ही पूछा
तो जब खाना ड्यूडेनम रीजन में पहुंचेगा तो वो बोलेगा ना कि मेरा डाइजेशन कराइए, तो डाइजेशन वो किस चीज का कराएगा? मुंह में तो कार्बोहाइड्रेट का हो गया, स्टमक में किसका चीज का हो गया? प्रोटीन का हो गया। तो फैट का तो यार अभी तक डाइजेशन हुआ नहीं, गैस्ट्रिक लाइपेज से थोड़ा बटर फैट का हुआ था। तो अब दिमाग किस पे जाएगा कि फैट का डाइजेशन कराइए। तो फैट के डाइजेशन के लिए क्या किया जाएगा? फैट के डाइजेशन के लिए तुरंत म्यूकोसा लेयर दिमाग लगाएगी कि फैट का डाइजेशन कराएगी। तो एक हार्मोन का सिक्रीशन कराती है जिसका नाम होता है कोलिसिस्टोकाइनिन। म्यूको ड्यूडेनम रीजन की म्यूकोसा कोलिसिस्टोकाइनिन, और कोलिसिस्टोकाइनिन से आपको याद आएगा कोलिसिस्टोकाइनिन और पेंक्रियोजाइमिन, इसको सीसीके पीजेड बोलते हैं, सीसीके और क्या बोलते हैं? पीजेड। कोलिसिस्ट ये सेम क्लास के हार्मोन माने गए हैं। किसके माने गए हैं? ये सेम क्लास के हार्मोन माने गए हैं। सीसीके और पीजेड जो होता है ये सेम क्लास के हार्मोन माने गए हैं। तो ये क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, ये जाएंगे। अब आपको मैंने क्या बोला? फैट का डाइजेशन करा। फैट के डाइजेशन के लिए किसकी जरूरत है? बाइल जूस की। तो सिंपल सी बात है, लीवर के पास जाएंगे, बाइल जूस को रिलीज करा देंगे। तो बाइल जूस सीसीके और पीजेड क्या करेंगे? बाइल जूस को रिलीज करा देंगे, और बाइल जूस जो है ना वो क्या करेगा? इंटेस्टाइन में आ जाएगा, जो फैट का एमल्सिफिकेशन कराएगा। पर यार एक बात आपको कंफ्यूजन हो गया, मैंने क्या कहा कि सीसीके आया, सीसीके म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, क्या म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम ने कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया? सीसीके किया। सीसीके कहां पहुंचा? लीवर एंड गॉल ब्लैडर के पास। कहां पहुंचा? लीवर एंड गॉल ब्लैडर को। लीवर से किसको? बाइल जूस को सिक्रीशन कराता है, और गॉल ब्लैडर में क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है। आपको मालूम है बाइल जूस लीवर के द्वारा रिलीज होता है, परंतु स्टोर कहां पे होता है? गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर से इसको, गॉल ब्लैडर में एक कॉन्ट्रैक्शन कराता है और बाइल जूस को रिलीज कराता है। ये पीएमटी में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन कौन सा हार्मोन कराता है? आंसर क्या दोगे? सीसीके। सी फॉर सीसीके, सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन इन गॉल ब्लैडर कौन कराता है? ये कराता है आपका सीसीके। तो ये किसको रिलीज करा दे? कुल मिला के बाइल जूस इंटेस्टाइन में आ जाएगा। जब बाइल जूस आ गया इंटेस्टाइन में तो एमल्सिफिकेशन कराएगा। पर यार बिना एंजाइम के तो डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो फिर चिंता का विषय हो गया। तो फिर म्यूकोसा है, म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम फिर क्या करती है? म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम मतलब कि ड्यूडेनम रीजन में जो म्यूकोसा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना आप लोग? याद आ रहा है ना ड्यूडेनम अंदर की लेयर थी, तो खाना तो म्यूकोसा लेयर के ही टच में रहता है ना। तो यहाँ पे म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम फिर से क्या कराएगी? ये फिर से क्या चीज सिक्रीट कराएगी? म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम की बात करते हैं अगर हम लोग, तो ये क्या फिर से सिक्रीट करेगी? तो म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम है ना, ये सिक्रीट करेगी। एक तो नाम होता है सिक्रीटेन, कौन सा होता है? सिक्रीटेन, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? पेंक्रियोजाइमिन। कौन सा हो जाएगा? पेंक्रियोजाइमिन। इसे पीजेड भी बोलते हैं, अभी जो मैंने सीसीके के साथ लिखा था। ये दोनों क्या करेंगे? ये पहुंचेंगे दोनों पेंक्रियाज के पास। किसके पास पहुंचेंगे? पेंक्रियाज के पास पहुंचेंगे, और पेंक्रियाज से किसका सिक्रीशन करा देंगे? पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करा देंगे। किसका सिक्रीशन करा देंगे? पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करा देंगे। तो ध्यान देना, जो पेंक्रियाटिक जूस होता है उसे कंप्लीट जूस बोलते हैं। पेंक्रियाटिक जूस को क्या बोलते हैं? कंप्लीट जूस या परफेक्ट जूस बोलते हैं। उसके पीछे के रीजन क्या? देखो आपको हार्मोन याद हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं? स्टमक में कौन सा हार्मोन था? गैस्ट्रिक हार्मोन था। इंटेस्टाइन में जाके कौन सा आ गया? कोलिसिस्टोकाइनिन आ गया, पेंक्रियोजाइमिन आ गया, सिक्रीटिन आ गया। सिक्रीटिन सबसे पहले डिस्कवर होने वाला हार्मोन है। सबसे पहले डिस्कवर होने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रीटिन। और सबसे पहले डिस्कवर होने वाले विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। हमें कंपेयर करके स्टडी करनी है। तो पेंक्रियाटिक जूस को कंप्लीट जूस या परफेक्ट जूस बोलते हैं। उसका रीजन है क्योंकि माउथ में किसका डाइजेशन हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का हुआ था। दूसरा वहां पे किस चीज का डाइजेशन हुआ? आपका अगर हम लोग देखें स्टमक में किसका हुआ? तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। उसके अलावा किसका डाइजेशन हुआ? थोड़ा सा बटर फैट का। परंतु यहाँ पे आके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड सभी चीजों का डाइजेशन होता है। इसलिए पेंक्रियाटिक जूस को परफेक्ट जूस या कंप्लीट जूस कहते हैं। आप एनसीईआरटी से इसके एंजाइम जो भी है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेट, कार्बोक्सीपेप्टिडेट, ट्रिप्सिन, सेलिवरी पेंक्रियाटिक एमाइलेज, ये सब जितने भी एंजाइम हैं वो आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, है ना। मैं लिख नहीं रहा हूं, जल्दी जल्दी रिवीजन कराना है बेटा आप लोगों का, ठीक है ना। अब मैं सभी के बारे में नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ? अब लगभग डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती, तो उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस कैसे आता है? तो इंटेस्टाइनल जूस के लिए लास्ट में म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम सिक्रीट करेगी इंटेरोक्राइनिन हार्मोन को। किसको सिक्रीट करेगी? इंटेरोक्राइनिन हार्मोन को। इंटेरोक्राइनिन हार्मोन को सिक्रीट करेगी। जो इंटेरोक्राइनिन हार्मोन है
अगर हम लोग देखें तो इंटेरोक्राइनिन हार्मोन ब्लड के द्वारा, कोई भी हार्मोन है ब्लड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, ये मैंने पहले नहीं बोला था पर ध्यान देना, ये ब्लड के द्वारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड के पास पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? इंटेस्टाइनल ग्लैंड के पास पहुंचेगा। इंटेस्टाइनल ग्लैंड के पास पहुंच के इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करा देगा। किसका सिक्रीशन करा देगा? ये इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करा देगा। तो ये चीज क्या आ गई? इंटेस्टाइनल जूस आ गया, ठीक है ना। तो अब इंटेस्टाइनल जूस में भी जो अदर एंजाइम है आपके वो सब काम करेंगे, तो एंजाइम आप लोग वहां से देख लोगे। तो इस तरीके से हाँ, इंटेस्टाइनल जूस को अगर देखा जाए, इसको अगर आप लोग देखें, मैंने कहा इंटेस्टाइनल ग्लैंड या इंटेस्टाइनल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन। क्या नाम होता है? क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन, ठीक है, लिवर कोहेन, क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन बोलते हैं। और इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम होता है सक्कस इंटेरिकस। क्या नाम होगा? सक्कस इंटेरिकस, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को फास्ट रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से समझते चलना। जो जो पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है उतना डिटेल से नहीं बता रहा हूं जैसे क्लास में बताता हूं, परंतु जो भी बातें बता रहा हूं आप लोग फास्ट सुनते चलिए। क्वेश्चन पीएम टीम क्या बनता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज, तो आंसर क्या दोगे? क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन। उसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम क्या होता है? तो आंसर क्या दोगे? सक्कस इंटेरिकस। इस तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत डाइजेशन के लिए जो भी सब्सटेंस रह गए उनका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो परफेक्ट जूस और कंप्लीट जूस पैंक्रियाटिक जूस को बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद डाइजेशन एक बार कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या होगा? सिंपल सी बात है। अब यार पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा क्या है? खाना नीचे जा रहा था। अब क्या होगा? अब डाइजेशन की प्रोसेस को हमें रोकना है, तो फिर क्या होगा? लास्ट में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम होता है इंटेरोगेस्ट्रॉन। क्या नाम होता है? इंटेरोगेस्ट्रॉन। इंटेरोगेस्ट्रॉन या इसी का दूसरा नाम होता है जीआईपी। क्या नाम होता है? इंटेरोगेस्ट्रॉन का ही दूसरा नाम क्या होता है? जीआईपी। इंटेरोगेस्ट्रॉन या जीआईपी ये क्या करता है? ब्लड के द्वारा, बाई ब्लड ये पहुंचेगा। कहां कहां पहुंचेगा? एक तो पहुंचेगा ये मस्कुलर लेयर में। कहां पहुंचेगा? मस्कुलर लेयर में पहुंचेगा। और दूसरा पहुंचेगा स्टमक के पास। कहां पहुंचेगा? स्टमक के पास पहुंचेगा। और स्टमक से क्या कहेगा कि आप गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को, क्योंकि हम बेटा मुंह पे कंट्रोल कर सकते हैं, स्टमक पे तो कंट्रोल कर नहीं सकते। अनावश्यक गैस्ट्रिक जूस क्यों रिलीज हो? अनावश्यक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्यों हो? तो एक तो ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को स्टॉप कराएगा, दूसरा गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बंद कराएगा। और इस तरीके से क्या हो जाएगा? इस तरीके से डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब डाइजेशन में हमें क्या चीज याद रखनी? ये तो बात हो गई इसके बारे में। हाँ, मैंने लीवर और पैंक्रियाज के बारे में थोड़ा आपको नहीं बताया था। तो लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लीवर के आपको फंक्शन वगैरह बहुत अच्छे से याद रखना है। लीवर बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, ये सारी बातें आप लोग बुक से पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत हो मुझसे डिस्कस करना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है पैंक्रियाज के बारे में। तो पैंक्रियाज अपने आप में देखा जाए मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। 99% एक्सोक्राइन होता है, 1% क्या होता है? एंडोक्राइन होता है। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उससे एंजाइम का सिक्रीशन होता है, और एंडोक्राइन जो पार्ट होता है उससे हार्मोन्स का सिक्रीट होता है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। तो ये चीज मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाऊंगा। तो ये बात हो गई डाइजेशन की, मेन पॉइंट हो गई। इसके अलावा आप लोग डाइजेशन में विटामिन पे तो क्वेश्चन बहुत साल से देखा जा रहा है कि आप नहीं बन रहा है डाइजेशन में क्वेश्चन। पहले डाइजेशन में विटामिन पे क्वेश्चन बनता था, फिर भी मैं बस इतना बता दूंगा, अगर विटामिन पे बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो दो बातें याद रखनी है विटामिन पे। एक तो बात याद रखनी है कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल, ठीक है ना। तो वाटर सॉल्युबल में जो आते हैं वो आते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी, और फैट सॉल्युबल में आएंगे DAKE। कौन सा आएगा? DAKE। तो आप याद रखना डेट, DATE होता है ना, तो DATE की जगह क्या याद रखना है? DAKE। तो डेक और बी और सी। तो क्वेश्चन पहले पीएमटी में पूछा गया, जो पहले क्वेश्चन बन चुके हैं उसके बेस पे मैं बता देता हूं। पहले क्वेश्चन पूछा गया था वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन होता है? तो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी, ठीक है। फैट सॉल्युबल DAKE। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि आपका जो विटामिन है कौन सा ऐसा विटामिन है जो डेली डाइट में शामिल होता है? देन आंसर क्या दोगे? वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो डेली डाइट में शामिल होते हैं। ये पॉइंट आपको आना चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो फैट सॉल्युबल विटामिन है DAKE जो मैंने आपको बोला, इनमें क्वेश्चन क्या क्या बने? क्वेश्चन क्या बनता है विटामिन पे? हमेशा क्वेश्चन बनता है विटामिन पे, विटामिन का नाम, विटामिन का दूसरा नाम है ना, तीसरा नाम, या उससे रिलेटेड बीमारी क्या हो सकती है, ठीक है ना। जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन ए को रेटिनॉल क्या बोलते हैं? विटामिन ए को रेटिनॉल या एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल या एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा गया है
कि जो रेटिनॉल होता है या विटामिन ए होता है उसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ये आपको आना चाहिए। अगर विटामिन सी की बात करते हैं, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले डिस्कवर होने वाला विटामिन है, ये आपके खट्टे फलों वगैरह से, नींबू संतरा इन सब चीजों से मिलता है, पर सबसे ज्यादा विटामिन सी जो मिलता है वो आपका मिलता है आंवले से, है ना, ये पीएमटी में क्वेश्चन बन चुका है, आंवले से बनता है। विटामिन सी की प्रॉपर्टी होती है गर्म करने पे डैमेज हो जाता है, इसलिए नींबू को गर्म सब्जी में नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये डैमेज हो जाता है। तो विटामिन पर आंवले में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इसका मुरब्बा बनाया जाता है, कुछ भी है उसके बावजूद भी ये खराब नहीं होता, मतलब विटामिन सी की प्रॉपर्टी बनी रहती है। तो विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है वो स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड टर्म यूज करते हैं, ठीक है ना, तो इनके हमें नाम याद हो, तो इसको एंटी स्कर्वी विटामिन भी बोल सकते हैं। जैसे विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं, विटामिन सी को एंटी स्कर्वी विटामिन भी बोल सकते हैं। उसके अलावा विटामिन डी की बात करते हैं, विटामिन डी को आपको मालूम हो इससे रिलेटेड जो बीमारी होती है रिकेट्स, हाथ पैर जो कैल्शियम कमी हो जाती है, हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं, ये समस्याएं होती हैं, तो विटामिन डी का दूसरा नाम क्या होगा, कैल्सीफेरॉल होगा। और इसका अगर हम लोग बात करते हैं कि इसे एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोलते हैं। उसके अलावा विटामिन ई की बात करते हैं, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन या एंटी स्टर्लिटी विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूटी विटामिन या एंटी स्टर्लिटी विटामिन बोलते हैं। इसको विटामिन को एंटी हिमोरेज विटामिन बोलते हैं। तो जो भी नाम है, और विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन आते हैं, B1 B2 B3 B5 इस तरीके से ढेर सारे विटामिन, B12 तक आते हैं। तो विटामिन B12 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कोबाल्ट किस विटामिन में होता है, तो आंसर क्या दोगे, विटामिन B12 में होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक बीमारी हो जाती है, उसको थियामीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थियामीन। ध्यान देना, एक टर्म होता है थियामीन और एक टर्म होता है थाइमीन। क्या होता है, एक होता है थियामीन और एक होता है थाइमीन। तो थियामीन और थाइमीन में क्या, थियामीन है विटामिन है, जबकि थाइमीन क्या है, यूरेसिल बेस है, डीएनए वगैरह में आपने पढ़ा होगा। मगर हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि ये आपका जो हिंदी मीडियम का बच्चा है ना, इसके लिए जरूरी है कि वो जरूर ध्यान दें, क्योंकि दोनों को हिंदी में थाइमीन ही लिखा जाता है। ठीक है ना बेटा, आज के लिए बस इतना ही। ओके, तो ये लेक्चर कंप्लीट है ना, तो इसके बाद हम लोग आगे की बातें फिर डिस्कस करेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे वो डिस्कस कर लेना, ठीक है ना बेटा। ओके बेटा।